देखो आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे, चाहे क्लास 10th का विद्यार्थी हो, चाहे 12th का हो। 12th में चाहे साइंस हो या आर्ट हो या कॉमर्स हो, सभी के लिए क्या है, ग्रामर होता है। तो आज हम ग्रामर क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो पहले समझेंगे व्याकरण क्या होता है, ठीक है, कि व्याकरण क्या होता है। हेडिंग लिखना व्याकरण, हेडिंग लिखना व्याकरण। देखो व्याकरण क्या होता है। व्याकरण वी प्लस आ प्लस करण शब्द से बना होता है। व्याकरण शब्द वी प्लस आ प्लस करण शब्द से बना होता है, जिसका अर्थ होता है पृथक करना, जिसका अर्थ होता है पृथक पृथक करना। पृथक पृथक का अर्थ होता है अलग अलग करना। पृथक पृथक का मतलब होता है अलग करना या विश्लेषण करना या भली भांति समझना, भली भांति समझना। व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप पढ़ने में और समझने में क्या थे और लिखने में क्या होते हैं, विधि का ज्ञान होता है। व्याकरण देखो 3 शब्द से मिलकर बना होता है। व्याकरण कितने शब्द से, वी प्लस आ प्लस करण शब्द, करण शब्द से मिलकर बना होता है। देखो व्याकरण क्या है, वी प्लस आ प्लस करण शब्द से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ होता है पृथक करना, जिसका अर्थ पृथक या विश्लेषण करना, ठीक है। पृथक या विश्लेषण करना या भली भांति समझना, या भली भांति समझना, भली भांति समझना, ठीक है। उसी को क्या कहेंगे, व्याकरण कहेंगे। उसी को क्या कहेंगे, व्याकरण कहते, ठीक है। लेकिन व्याकरण का जो दूसरा परिभाषा हो सकता है, व्याकरण हम उस शास्त्र को कहते हैं जिससे मनुष्य शुद्ध लिखना पढ़ना और बोलना सीख जाता है, उसे हिंदी व्याकरण कहते हैं, ठीक है। देखो व्याकरण 3 शब्दों से बना होता है, वी प्लस आ प्लस करण, जिसका अर्थ होता है पृथक करना या विश्लेषण करना या भली भांति क्या करना, समझना। अर्थात दूसरे शब्दों में इसका परिभाषा हो जाएगा, व्याकरण हम उस शास्त्र को कहते हैं जिससे मनुष्य शुद्ध बोलना बोलना क्या होता है, सीख जाता है। उसी को क्या कहेंगे, हम हिंदी व्याकरण कहते, ठीक है। देखो हिंदी व्याकरण के है ना 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है, हिंदी व्याकरण को 4 भागों में बांटा गया, ठीक है। हिंदी व्याकरण को 4 भागों में बांटा गया है। हिंदी व्याकरण को 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। हिंदी व्याकरण को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, हिंदी व्याकरण को अर्थात क्या लिखा है, अर्थात।
देखो व्याकरणम उस शास्त्र को कहते हैं जिससे मनुष्य शुद्ध शुद्ध लिखना पढ़ना बोलना सीख जाता है, उसी को क्या कहेंगे? हिंदी व्याकरण कहते हैं। ठीक है, हिंदी व्याकरण को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया। ठीक है, लेकिन हिंदी व्याकरण का पिता कहा किसे जाता है? देखो हिंदी व्याकरण का पिता दामोदर पंडित को कहा जाता है। ठीक है, हिंदी व्याकरण का पिता दामोदर पंडित को कहा जाता है। ठीक है, इसमें एक बात और लिखना, हिंदी व्याकरण का पिता दामोदर पंडित को कहा जाता है। ठीक है, हिंदी व्याकरण का पिता दामोदर पंडित को कहा जाता है, लेकिन संस्कृत व्याकरण का पिता पाणिनि को कहा जाता है। ठीक है, लेकिन संस्कृत व्याकरण का पिता दामोदर पंडित को कहा जाता। ठीक है, अब समझेंगे कि आखिर हिंदी व्याकरण को 4 भागों में बांटा गया तो कौन कौन सा क्या है? भाग है। हिंदी व्याकरण का भाग 4 है। तो पहले समझेंगे हिंदी व्याकरण का 4 भाग कौन कौन से थे। हेडिंग लिखना, हिंदी व्याकरण के 4 भाग। 4 भाग। ठीक है, 4 भाग कौन कौन से हैं? ठीक है, देखो जो पहला भाग है वर्ण विभाग। पहला है वर्ण विभाग। ठीक है, वर्ण विभाग। दूसरा है शब्द विभाग। शब्द विभाग। तीसरा है पद विभाग। चौथा है वाक्य विभाग। ठीक है, व्याकरण का जो पहला भाग है वर्ण विभाग, दूसरा है शब्द विभाग, तीसरा है पद विभाग, चौथा क्या है? वाक्य विभाग। ठीक है, ये व्याकरण को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया। कहीं कहीं 5 भी लिखा रहता है, नहीं क्या 4 भागों में बांटा गया। ठीक है, अब देखो वर्ण विभाग में इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे। वर्ण विभाग के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे? देखो वर्ण विभाग के अंतर्गत देखो हम इसके अंतर्गत हम स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण का आकार एवं इसके उच्चारण तथा इनके वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत वर्णों का आकार इनके उच्चारण, इनके आकार एवं उच्चारण तथा इनके वर्गीकरण को पढ़ेंगे या अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब देखो दूसरा क्या है? शब्द विभाग। दूसरा क्या है? शब्द विभाग है। इसके अंतर्गत देखो हम पढ़ेंगे संधि उपसर्ग प्रत्यय। शब्द विभाग के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे?
संधि पढ़ेंगे, उपसर्ग पढ़ेंगे, प्रत्यय पढ़ेंगे तथा समास का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। और शब्द निर्माण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, शब्द निर्माण पढ़ेंगे। तो इसमें लिखना, इसके अंतर्गत शब्दों के वर्गीकरण, इसके अंतर्गत शब्दों का वर्गीकरण, शब्दों का वर्गीकरण, उसके रूपांतरण, उसके रूपांतरण, इसके रूपांतरण, इसके रूपांतरण तथा शब्द निर्माण, तथा शब्द निर्माण। ठीक है, जैसे संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय तथा समास पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, समास। ठीक है, दूसरा भाग में देखो क्या पढ़ेंगे, शब्द विभाग में। इसके अंतर्गत शब्दों का वर्गीकरण, उसके रूपांतरण तथा शब्द निर्माण पढ़ेंगे। जैसे संधि, उपसर्ग, प्रत्यय और समास हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखो पद विभाग में क्या क्या पढ़ेंगे। पद विभाग में इसके अंतर्गत पद के भेद, जैसे संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय इत्यादि शब्दों के बारे में क्या पढ़ेंगे। तीसरा पद विभाग में, पद विभाग में क्या पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत संज्ञा, इसके अंतर्गत संज्ञा, लिंग, वचन, संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय इत्यादि। ठीक है, जो पद विभाग है इसके अंतर्गत संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय इत्यादि के बारे में क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे। देखो चौथा है वाक्य विभाग। क्या है, वाक्य विभाग है। चौथा क्या है, वाक्य विभाग है। इसके अंतर्गत पदों का परस्पर संबंध, इसके अंतर्गत पदों का परस्पर संबंध और वाक्य बनाने का जो नियम होता है, वाक्य बनाने का नियम होते हैं। ठीक है, उसी को क्या करेंगे, हम अध्ययन करेंगे। तो लिखना, इसके अंतर्गत पदों का परस्पर संबंध और वाक्य बनाने का नियम का अध्ययन करेंगे। ठीक है, देखो व्याकरण के 4 भाग होते हैं। चारों भागों को क्या किए, हम डिफिनेशन दे दिए कि इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, अब देखो ये था पूरे व्याकरण का एक वर्गीकरण था कि पूरे व्याकरण को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है वर्ण विभाग, इसके अंतर्गत वर्णों का आकार, इनके उच्चारण तथा इनके वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत शब्दों का वर्गीकरण, जैसे संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, समास। तीसरा है पद विभाग, इसके अंतर्गत संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय के बारे में अध्ययन करेंगे। और देखो चौथा है वाक्य विभाग, इसके अंतर्गत पदों का परस्पर संबंध और वाक्य बनाने की
विधि को हम समझेंगे। ठीक है, ठीक है। ये था एक व्याकरण का बेसिक जानकारी। क्या था? एक व्याकरण का बेसिक जानकारी था। ठीक है, एक बेसिक जानकारी था। अब समझेंगे कि भाषा क्या होता है, लिपि क्या होता है। इस पे क्या करेंगे हम? चर्चा करेंगे। इस पे क्या करेंगे हम? चर्चा करेंगे। भाषा क्या होता है, लिपि क्या होता है। ठीक है, ठीक है। तो अब हेडिंग लिखना भाषा। इतना नहीं लिखी हो तो लिख सकती हो। देखो अब हम पढ़ेंगे भाषा क्या होता है। पहले समझना भाषा। देखो जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को प्रकट करता है या व्यक्त करता है उसी को क्या कहते हैं? भाषा। जिसके द्वारा मनुष्य विचारों को प्रकट करता है या व्यक्त करता है उसी को क्या कहेंगे? भाषा कहेंगे। तो भाषा की परिभाषा लिखो जी, लिखो परिभाषा लिखो। जिसके द्वारा, भाषा की परिभाषा लिखो। जिसके द्वारा, जिसके द्वारा, जिसके द्वारा, जिसके द्वारा, जिसके द्वारा, जिसके द्वारा मनुष्य, जिसके द्वारा मनुष्य, जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को, जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को, जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को, विचारों को, विचारों को लिखकर, 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 बोलकर, लिखकर, बोलकर, बोलकर व्यक्त करता है, लिखकर, बोलकर व्यक्त करता है उसे भाषा कहते हैं। जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को लिखकर, बोलकर व्यक्त करता है उसी को क्या कहेंगे? भाषा कहेंगे। क्या कहेंगे? भाषा कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? भाषा कहेंगे। ठीक है, देखो भाषा मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितना प्रकार के होते हैं? भाषा मुख्य रूप से कितने प्रकार का? 3 प्रकार के। भाषा 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के भाषा होते हैं। भाषा कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला भाषा क्या है समझो। पहला है मौखिक। पहला क्या है? मौखिक। पहला क्या है? मौखिक। दूसरा है लिखित। दूसरा क्या है? लिखित। तीसरा है सांकेतिक। तीसरा क्या है? सांकेतिक। ठीक है, तीसरा क्या है? सांकेतिक। दूसरा क्या है? लिखित। पहला क्या है? मौखिक। ठीक है, देखो मौखिक का मतलब होता है जो व्यक्ति मुख का बोलकर, जो व्यक्ति बोलकर बोलते हैं ना भाषा, उसको क्या कहेंगे? मौखिक भाषा। और लिखित मतलब होता है लिखकर। कुछ भी चीज़ अगर लिखेगा मनुष्य, ठीक है, तो वो क्या होगा? लिखित भाषा। सांकेतिक भाषा मतलब होता है कोड भाषा, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोड। जैसे देखना किसी व्यक्ति जब कहते हैं लिखो तो वो इस प्रकार का फिगर बना देता है या तीर देख बना देता है, चाहे त्रिभुज बना देता है। ये क्या? एक प्रकार का संकेत है। क्या है? संकेत है। ठीक है, इसी को क्या कहेंगे? सांकेतिक भाषा। लेकिन लिखित मतलब होता है लिखकर। लिखित मतलब होता है लिखकर। जो कुछ भी लिखा वो क्या होगा? लिखित होगा। मौखिक मतलब होता है मुख से बोलकर, मुख से बोलकर, मुख से बोलकर, उसको क्या कहेंगे? मौखिक भाषा कहेंगे। ठीक है, तो भाषा की परिभाषा आपको, आप लोगों को समझ आ गया होगा। भाषा क्या प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला है मौखिक भाषा, दूसरा है सांकेतिक भाषा, तीसरा है सांकेतिक भाषा। ठीक है, अब समझेंगे लिपि क्या होता है। अब समझेंगे लिपि। हेडिंग लिखना लिपि। ठीक है, लिपि। देखो लिपि क्या होता है? भाषा को लिखने को तरीका को बताते हैं। जब हम कोई भाषा लिखते हैं उसको तरीका को बताते हैं, उसी को क्या कहेंगे? लिपि कहेंगे। भाषा को लिखने को तरीका को बताते हैं, उसी को क्या कहेंगे? लिपि। लिपि की परिभाषा लिखना। लिपि की परिभाषा लिखना।
लिपिक परिभाषा लिखो, भाषा को लिखो, लिपिक परिभाषा, भाषा को भाषा को भाषा को लिखने के लिखने के लिखने के लिखने के भाषा को लिखने के ढंग या तरीका को बताते हैं उसे क्या कहेंगे? लिपि। उसे लिपि कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? लिपि। उसे क्या कहते हैं? लिपि। जैसे संस्कृत और हिंदी है, देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। संस्कृत और हिंदी किस लिपि में लिखा जाता है? देवनागरी लिपि में। इसका उदाहरण लिखना, संस्कृत और हिंदी देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। देवनागरी लिपि में, ठीक है, देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। ठीक है, संस्कृत और हिंदी देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। और देखो इसका उदाहरण हो सकता है अंग्रेजी है ना, रोमन लिपि में लिखा जाता है। अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखा जाता है। अब देखो उर्दू है ना, फारसी लिपि में लिखा जाता है। उर्दू किस लिपि में लिखा जाएगा? फारसी लिपि में लिखना, उर्दू फारसी लिपि में लिखा जाता है। ठीक है, ये कि इसका उदाहरण था। कई बार बिहार बोर्ड ने पूछा है कि संस्कृत और हिंदी किस लिपि में लिखा जाता है? देवनागरी लिपि में। अंग्रेजी किस लिपि में लिखा जाता है? रोमन लिपि में। उर्दू किस लिपि में लिखा जाता है? फारसी लिपि में। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देना, इस चीज़ को क्या देना है? ध्यान देना है। ये था एक बेसिक बात। अब सिलेबस स्टार्ट होगा। क्या होगा? अब वर्ण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इसके बाद हम वर्ण पढ़ेंगे, वास्तव में वर्ण क्या होता है। ठीक है, वर्ण पे आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, जो जो हम बात बोर्ड पे लिख रहे हैं सभी लिखना है, सभी को लिखना और याद करना है। देखो अब पढ़ेंगे वर्ण। पहले समझेंगे वर्ण वास्तव में क्या होता है। ठीक है, वर्ण। देखो वर्ण क्या होता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, उसे क्या कहेंगे? वर्ण। लेकिन भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। ये दूसरा परिभाषा था। तीसरा परिभाषा हो जाएगा, भाषा की लघुत्तम इकाई को क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। भाषा की लघुत्तम इकाई को क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। चौथा परिभाषा हो जाएगा, ध्वनि की लिखित रूप को क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। तो वर्ण का परिभाषा लिखते जाना। और देखो हिंदी व्याकरण में वर्णों की कुल संख्या क्या है? 52 है। हिंदी व्याकरण में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? 52 है। हिंदी व्याकरण में वर्णों की कुल संख्या 52 है। तो पहला परिभाषा लिखना, भाषा की सबसे छोटी इकाई। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। ये पहला परिभाषा था। अब दूसरा परिभाषा, जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, उसे क्या कहेंगे? उसे वर्ण कहेंगे। तीसरा परिभाषा होगा, ध्वनि की लिखित
रूप को वर्ण कहते। ठीक है, ये तीसरा परिभाषा था। अब जो चौथा होगा, भाषा की लघुत्तम इकाई को। ठीक है, ये जो चार परिभाषा था इसका क्या रहा, एक डिफिनेशन रहा। ठीक है, अब देखो हिंदी व्याकरण में वर्णों की कुल संख्या कितनी है, 52 है। लिखना एक पॉइंट और, वर्णों की कुल संख्या 52 होती है। हिंदी व्याकरण में वर्णों की कुल संख्या क्या होती है, 52 होती है। ठीक है, हिंदी व्याकरण में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है, 52 होती है। अब समझेंगे वर्ण का प्रकार, क्या पढ़ेंगे, वर्णों का प्रकार। ठीक है, तो हेडिंग लिखना वर्ण प्रकार, वर्ण का या वर्ण के प्रकार। ठीक है, देखो वर्ण का प्रकार मुख्य रूप से दो होते हैं। वर्ण का प्रकार मुख्य रूप से कितना होते हैं, दो होते हैं। वर्णों का प्रकार क्या होते हैं, दो होते हैं। तो कौन कौन हो जाएंगे, एक होगा स्वर वर्ण पहला, दूसरा होंगे व्यंजन वर्ण। क्या होंगे, ठीक है। अब देखो समझते हैं स्वर वर्ण क्या होता है, व्यंजन वर्ण क्या होता है। ठीक है, देखो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण होता है। स्वर वर्ण है स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। स्वर वर्ण स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। इस वर्ण में है ना, इसके वर्णों में किसी अन्य वर्ण की उच्चारण की सहायता नहीं ली जाती है। ये स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। इसमें लिखना जी, स्वर वर्ण की परिभाषा में लिखना, ये स्वतंत्र होता है। स्वर वर्ण में लिखना, ये स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। लिखो, स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है और किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। ठीक है, किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। देखो स्वर वर्ण हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, लेकिन इसके उच्चारण में कई अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। जैसे हो जाएगा, जैसे ओ, आ, हर्षई, दुर्गई, हर्षौ, दुर्गौ, री, ए, ऐ, औ, औ। ठीक है, देखो स्वर वर्णों की संख्या 11 होता है। स्वर वर्ण की संख्या कितना होता है, 11 होता है। तो एक पॉइंट और लिख देना इसमें, कुल संख्या, स्वर वर्ण की कुल संख्या 11 होती है। कितना, स्वर वर्ण की कुल संख्या 11 होती है। ठीक है, स्वर वर्ण की कुल संख्या कितनी होती है, 11 होती है। ठीक है, अब पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण। क्या पढ़ेंगे, देखो व्यंजन वर्ण इसके उच्चारण में है ना, स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। व्यंजन वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, उसी को क्या कहेंगे, व्यंजन वर्ण कहेंगे। तो लिखना, इसमें स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। ठीक है, इसमें स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, उसी को व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क, ख, ग, चो, छो, जो। ठीक है, लेकिन देखो इसका संख्या 33 होता है। व्यंजन वर्ण की संख्या कितना, 33। व्यंजन वर्ण की कुल
संख्या 33 होती है। ठीक है, क्या होते हैं? 33 होते हैं। देखो हमने पढ़ लिए थे स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, अब पढ़ेंगे स्वर वर्ण का प्रकार। स्वर वर्ण का प्रकार देखो, स्वर वर्ण का प्रकार मुख्य रूप से कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहला है मूल स्वर या हर्ष स्वर। पहला है मूल स्वर या हर्ष स्वर। पहले ही समझते हैं हर्ष स्वर या मूल स्वर क्या होता है। देखो हर्ष स्वर या मूल स्वर, ठीक है। देखो जिन स्वर के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, सबसे कम समय लगता है, उसे को क्या कहेंगे? हर्ष स्वर या मूल स्वर। लेकिन अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए, मूल स्वर को उच्चारण में एक झटके मतलब एक मात्रा का समय लगता है। क्या लगता है? एक मात्रा का समय लगता है, उसी को क्या कहेंगे? हर्ष स्वर। इसका डेफिनेशन लिखना, इसके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, अर्थात एक मात्रा का समय लगता है। ठीक है, एक मात्रा का समय लगता है। जैसे ओ, उ, री और छोटी हर्षई, इसकी संख्या देखो 4 होती है। इसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। मूल स्वर या हर्ष स्वर की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अब देखो स्वर वर्ण का दूसरा प्रकार है दीर्घ स्वर। क्या है? दीर्घ स्वर। दूसरा प्रकार क्या है? दीर्घ स्वर। ठीक है, अब समझेंगे दीर्घ स्वर क्या होता है। देखो दीर्घ स्वर में है ना, मूल स्वर से ज्यादा समय लगता है, मूल स्वर से दुगुना समय लगेगा ना, उसी को क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर से कहेंगे। मूल स्वर से दुगुना समय लगता है, उसी को क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर कहेंगे। तो परिभाषा लिखना, मूल स्वर से दुगुना समय लगता है उच्चारण में। ठीक है, उसी को दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, जैसे होगा आ, बड़ी हर्षौ, ए, ऐ, औ, औ। ठीक है, जो इसकी संख्या क्या है? इसकी संख्या 7। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है। ठीक है, दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। अब पढ़ेंगे तीसरा जो स्वर का प्रकार है, वह है पलूत स्वर। क्या है? पलूत स्वर। ठीक है, तीसरा जो प्रकार है पलूत स्वर। देखो पलूत स्वर का प्रयोग हिंदी में नहीं होता है, पलूत स्वर का प्रयोग हिंदी में नहीं होता है, परंतु संस्कृत में होता है। पलूत स्वर का प्रयोग हिंदी में नहीं होता है, परंतु संस्कृत में होता है। तो इसका डेफिनेशन लिख लेना, हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता है, परंतु संस्कृत में प्रयोग होता है। लेकिन ज्यादातर
पुकारने या बुलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इतना बात नोट कर लो। आज का क्लास हम यहीं तक रखेंगे, आज का क्लास हम यहीं तक रखेंगे। ठीक है, कल हम इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है।